तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल सिर्फ रोटेशन परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेटरी नहीं कर सकता। ट्रांसलेटरी क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही होगा, है ना। तो अगर इसमें आपने कोई डाइपोल डाल दिया, सपोज ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये चला गया इसमें, ये इधर वाला एंड प्लस क्यू है, इधर वाला माइनस क्यू है, तो इधर फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई, और इधर क्या लग रहा होगा भाई? इधर लग रहा होगा माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा? ये वाला प्लस का क्यू ई और नीचे वाला ये माइनस का क्यू ई। तो ये कितना आ गया? ये जीरो आ गया। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि डाइपोल ना तो इधर जा सकता है ना इधर आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से दोनों पॉइंट, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग एक जैसा ही था। नॉन यूनिफॉर्म होता तो अलग हो जाती, बताता हूँ आगे अभी आप लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पे डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो है, तो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, रोटेटरी तो करेगा क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं है, बल्कि चाहे इसका टॉर्क ले चाहे इसका टॉर्क ले, उनका रोटेशन का सेंस एक जैसा ही होगा। तो नेट टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेंगे ये? देखिए, एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास 2a और ये जो एंगल है ये थीटा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मूवमेंट है, ये रहा डाइपोल मूवमेंट, ये पी वेक्टर डाइपोल मूवमेंट है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अगर एंगल है थीटा, और तो ये 2a है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होता है तुम्हारे पास? टॉर्क होता है फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अपने पास? 2a साइन थीटा। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना, देखो इसकी वजह से तो टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यही है हमारा, तो उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो लेंगे नहीं, जीरो होता है। तो देखो भाई, टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क आ गया तुम्हारा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो Q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। P इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो Q इंटू 2a हो गया तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो, तो Q इंटू 2a हो गया तुम्हारे पास P, तो PE साइन थीटा बन गया ना। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से आ गया P क्रॉस E, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो साइन थीटा में खुलता है, डॉट को खोलते हैं तो कॉस में खुलता है। तो देखो यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? टॉर्क इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास P क्रॉस E, ठीक है। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जीरो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, सपोज कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर पता क्या होता? फिर डाइपोल नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आता है और यहाँ का कुछ और होता है E2। तो अगर ये पॉजिटिव एंड है या नेगेटिव एंड है, तो इधर फोर्स लगता है QE1, और इधर की पीछे की तरफ क्या लगता है? पीछे की तरफ क्या लगता है फोर्स? पीछे की तरफ इधर जो लगता है वो लगता है माइनस का QE2, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है भाई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक जैसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे E1 और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है E2। तो इसीलिए फोर्सेस कैसे फील हो रहे हैं आपको? अलग अलग फील होंगे। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, एफ नेट यहाँ पे क्या होगा? QE1 माइनस का QE2। अब E1 E2 सेम नहीं है, तो इसीलिए नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नेट फोर्स जीरो नहीं आने वाला है, ओके, ठीक है। तो यानी कि इसको ट्रांसलेटरी मोशन फील होगा, ठीक है, इसको क्या फील होगा? ट्रांसलेटरी मोशन फील होगा। और रोटेशन तो करेगा ही, क्योंकि टॉर्क तो है ही है भाई, टॉर्क तो लग ही रहा है ना, इसका भी टॉर्क है इसका भी टॉर्क है, दोनों के टॉर्क सेम सेंस में रोटेट कराएंगे बॉडी को, तो टॉर्क तो लगेगा ही, ठीक है। टॉर्क तो एक्सपीरियंस कर ही रहा होगा, लेकिन नेट फोर्स भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। तो इस वाले केस में ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों होगा। तो यहाँ पे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा, रोटेशन भी होगा और साथ में ट्रांसलेशन भी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस केस में ओनली क्या होगा? ओनली रोटेशन होगा, यानी कि सिर्फ रोटेटरी मोशन चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी दोनों चलेगा, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ओके। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब इसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है
वो है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। किसी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो देखो भाई, ये फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल है हमारे पास। यहाँ पे हमने एक डाइपोल ले लिया, ये वाला प्लस क्यू एंड है और ये वाला माइनस क्यू एंड है, तो इधर फोर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। खैर, तो देखिए मुझे डाइपोल को रोटेट करना है फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। अभी जो भी एंगल है θ1 से इसको रोटेट करवा के कहाँ पे लाना है, θ2 एंगल पे रोटेट करा के लाना है, मतलब यहाँ से थोड़ा यहाँ तक लाना है, ये है θ2। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा वर्क डन। तो देखो भाई, पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं। तो छोटा सा वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, छोटा सा रोटेटिंग फोर्स इनटू छोटा सा मूवमेंट इन एंगल, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, θ1 से लेके θ2 तक। तो W क्या आ गया तुम्हारे पास, टॉर्क की वैल्यू पुट कर लो भाई, PE sin थीटा इंटू का d थीटा। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो, θ1 से कहाँ तक ले जा रहे हो, इसको θ2 तक लेके जा रहे हो। तो वर्क डन कितना आ गया तुम्हारे पास, देखो PE को तो तुम कर लो बाहर, है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम करो, पता है किसका, sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करो। PE को तुमने बाहर कर लिया, sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करो भाई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए कर रहे हो, θ1 से कहाँ तक कर रहे हो, θ2 तक कर रहे हो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा तुम्हारे पास PE sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके θ2 तक। तो कितना आ गया वर्क डन, वर्क डन आ गया PE पुटिंग द अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है अपने पास, माइनस का माइनस कॉस θ1। तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ गया भाई, चेक कर लो एक बार, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वर्क डन कितना आ गया, PE कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2। ये तुम्हारे पास क्या आया, यही तुम्हारे पास आया वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। किसी डाइपोल को रोटेट करवाने में कितना वर्क डन लगा हमारे पास, वो यही है भाई सब। ठीक है, तो देखो भाई, ये है वर्क डन। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, तो वो भी देख लेते हैं, इसे नोट कर लो। ठीक है, तो देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। किसी भी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये होता है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा। 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल तक रोटेट करवाने के लिए जो वर्क डन लगेगा, उसी को हम डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ओके, तो देखो भाई, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, वर्क डन की वैल्यू तो तुम लोग जानते ही हो, क्या आया था अभी, PE कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2। तो यहाँ से तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, देखो PE इनिशियली 90 डिग्री पे है, तो कॉस 90 से किसी एंगल थीटा पे ले जाना है, यानी कि जो θ2 है वो थीटा है। तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, PE, ये तो कॉस 90 खत्म, जीरो होता है, यहाँ पे बच गया माइनस कॉस थीटा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, माइनस का PE कॉस थीटा। तो U इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का P डॉट E वेक्टर। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा वाला जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले तुम लोगों को। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक, ओके। अब डाइपोल की कुछ ओरिएंटेशंस होती है, मतलब डाइपोल अलग अलग ओरिएंटेशन में उसका स्टेबिलिटी अलग अलग होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हें, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखो 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं डाइपोल के, यानी कि ओरिएंटेशन की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है तुम्हारे पास अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल होता है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो भाई, यहाँ जरा ध्यान दो, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए मिनिमम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो U इक्वल टू क्या होता है, माइनस का P कॉस थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए,
इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री, तो u इक्वल टू क्या आएगा माइनस PE, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है ना, cos 0 कितना होता है भाई, cos 0 होता है 1, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, u इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस PE। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस PE। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसका मतलब कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना डाइपोल मोमेंट, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या सीन है, देखो उसमें u आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए भाई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होगा, देखो माइनस का PE cos 180, cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितना हो जाएगा, प्लस का PE हो जाएगा। याद रखिए cos 180 जो होता है तुम्हारे पास ये -1 होता है, कितना होता है ये -1 होता है। तो u इक्वल टू तुम्हारा इस केस में कितना आ जाएगा भाई, u इक्वल टू तुम्हारा इस केस में आ जाएगा प्लस PE। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में हमारे पास, समझ रहे हो, मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तो 180 एंगल होगा। तो ये है अनस्टेबल और ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसको भी देख ही लेते हैं फटाफट से, इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो उसे देखा जा सकता है। चलिए तो देखते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये देखने वाले हैं अपन लोग। तो देखो भाई, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है PE cos θ1 माइनस का cos θ2, यही तो होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, PE cos θ1 माइनस का cos θ2। तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा, PE cos θ1, θ1 कितना होगा हमारे पास, कहाँ से कहाँ ले जाना है, स्टेबल से, स्टेबल के लिए cos 0 होता है और अनस्टेबल के लिए cos 180 होता है। तो वर्क डन कितना आ गया, PE 1 और cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना आ गया 2PE। और अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए कि अनस्टेबल से स्टेबल पूछा जाए तो -2PE हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये तो डाइपोल से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने वाला हूँ।